प्रश्नावली 16.1 के उदाहरण हमने घन और घनाभ के बारे में चर्चा की थी। घनाभ और घन के बारे में, घनाभ के आपको मैंने 3 सूत्र दिखाए थे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का विकर्ण और घनाभ का आयतन, और घन का विकर्ण, घन का आयतन और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहला उदाहरण है इसके अंदर, ये दिया हुआ है आपके सामने। एक बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 90 सेमी, 50 सेमी और 30 सेमी है। बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी बक्सा जो है घनाभ है, आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय जो है क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यहां लिखो बक्से की लंबाई, बक्से की लंबाई, बक्से की लंबाई जो है वो है 90 सेमी, ये 90 सेमी। बक्से की चौड़ाई, चौड़ाई जो है वो है 50 सेमी, और बक्से की ऊंचाई जो है वो है 30 सेमी, ये 30 सेमी। एक बक्सा जो है उसकी लंबाई जो है वो 90 सेमी है, और चौड़ाई जो है वो 50 सेमी है, और ऊंचाई जो है वो 30 सेमी है। बक्सा घनाभ होता है, आपको बताता देखो, ये घनाभ होता है। ये बक्सा घनाभ होता है, इसमें 6 फलक होते हैं, वो घनाभ होता है। ये बक्सा, ये घनाभ है। ये इसकी ये लंबाई जो है वो 90 सेमी है। ये लंबाई जो है 90 सेमी है। चौड़ाई यानी मोटाई जो है वो है 50 सेमी, और ऊंचाई जो है वो है 30 सेमी, ये 30 सेमी, ये ऊंचाई, हाइट। इस बक्से का आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप यहां लिखो बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी घनाभ का, बक्सा जो है वो घनाभ है, तो घनाभ का ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसका सूत्र लगाओ, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। यानी ये बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो बक्से का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। बराबर का चिन्ह लगाओ। ये अब 2 का 2 लिखो, कोष्टक 90 गुणा 50 प्लस का चिन्ह, और 50 गुणा 30 प्लस का चिन्ह, और 30 गुणा 90 हो जाएगा, 30 गुणा 90। बराबर का चिन्ह लगाओ। 2 का ये 2 लिखो, कोष्टक। अब आपको 90 को 50 की गुणा करनी है। 90 को 50 की गुणा करो, 9 पंजा 45 और 2 जीरो लगा दो आगे, प्लस का ये चिन्ह। 50 को 30 से गुणा करो, 5 तिया 15, 1500 प्लस का चिन्ह, और 30 को 90 से गुणा करो, 9 तिया 27। ये बराबर का चिन्ह लगा दो, 2 गुणा का चिन्ह। अब इन तीनों अंकों को जोड़ दीजिए। आपके सामने देखो 4500 और 1500 और 2700, इन तीनों को जोड़ दो। 0 का 0, 0 का 0, 5 5 10 7 17 हासिल पाई 1, 5 1 6 और 2 हो गए 8, 8700। तो यहाँ लिखो आप 8000, ये 700। बराबर का ये चिन्ह, 0 का 0, 0 का 0, 7 दूनी 14 हासिल पाई 1, 16 1 17 वर्ग सेमी, वर्ग सेमी। ये बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इस प्रकार आपको बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आप ज्ञात कर सकते हैं। अभी आप यहाँ कह देंगे एक ईंट की लंबाई जो है वो 90 सेमी है, चौड़ाई 50 सेमी और ऊंचाई 30 सेमी है। ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आप ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आप ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार बक्सा है, टीन है, अलमारी है, कार्टून है, कोई भी आपको यहाँ पर दे सकते हैं। तो बक्से का जो संपूर्ण क्षेत्र होता है 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, 2 90 गुणा 50 प्लस 50 गुणा 30 प्लस 30 गुणा 90, और 2 कोष्ट 9 पंजा 45 प्लस 5 तिया 1500 प्लस 9 तिया 27। इन तीनों को जोड़ेंगे 8700, इन दोनों की गुणा कर दो 17400 वर्ग सेमी। इस प्रकार ये घन का बक्से का जो है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ये था पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण आपके पास ये दिया हुआ है,
एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है। घन की भुजा ज्ञात करनी है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको यहां पर दिया हुआ है 1014 वर्ग मीटर। आपको इसकी भुजा ज्ञात करनी है। ये घन का संपूर्ण पृष्ठीय जो है क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। घन का संपूर्ण क्षेत्रफल दिया हुआ 1014 वर्ग मीटर। आपको यहां पर 600 भी दे सकते हैं, 600 दे देंगे, 150 दे देंगे, कोई अंक चेंज भी कर सकते हैं, या 384 दे देंगे, या 864 दे देंगे। घन की भुजा ज्ञात करो। तो आपको यहां पर ये घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो यही आपको सूत्र लगाना है। तो आप यहां लिखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। ये घन का जो क्षेत्रफल है वो होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। अब आपके पास कितना दिया हुआ है? 1014 दिया। तो आप यहां लिखो 1014 बराबर का ये चिन्ह लिख दो और 6 गुणा और यहां लिख दो आप भुजा स्क्वायर। ये भुजा यहां दो। अब इस भुजा स्क्वायर को बाहर ले आओ। जब इस भुजा स्क्वायर को बाहर लाएंगे तो आप यहां लिखो भुजा स्क्वायर। जब ये भुजा स्क्वायर बाहर आएगा तब ये 1014/6 बन जाता है। ये 1014/6 आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/6 गुणा 1014 ऐसे भी आप लिख सकते हो। अब 6 में इसका भाग लगा दो, काटो, 6 एकम 6 और पीछे रहे कितने 4, 6 संगे 36 और पीछे कितने रहेंगे 5, 6 नम 54। कितना हुआ 169। ये भुजा स्क्वायर का मान कितना आ गया 169। अब जब स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। तो आप यहां लिख दो भुजा बराबर 169 का अंडर रूट। तो भुजा बराबर कितनी हो गई 13 मीटर। यहां लिख दो आप है 13 मीटर। तो इस प्रकार घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, भुजा आप ज्ञात कर सकते हो। अब आपको मान लो यहां कह देंगे कि घन का जो क्षेत्रफल है वो मान लो 600 दे दे। आप यहां पर ये 600 दे देंगे, यहां पर 600 दे दिया आपको, 600 वर्ग मीटर ये तो घन की भुजा ज्ञात हो। तो वही तरीका है, भुजा ज्ञात करनी है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय 6 गुणा भुजा स्क्वायर। अब आप यहां लिख दो 600 बराबर 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर, अब इस भुजा स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, बराबर के चिन्ह के पास यहां जो संख्या होती है वो हमेशा भाग में आती है, बट्टा में आ जाएगी। तो ये 1, अब आप यहां क्या क्या लिखेंगे 600 बट्टा क्या हो जाएगा 6। अब 600 में 6 का भाग लगा दो, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये 100 बन गया। कितना बन गया 100। अब आपको भुजा स्क्वायर का मान कितना हो गया 100। तो भुजा का मान क्या हो जाएगा 100 का अंडर रूट। तो भुजा का मान कितना आ जाएगा 10 मीटर। इस प्रकार आप अन्य उदाहरण भी लेकर के आप हल कर सकते हैं। 150 ले लो आप यहाँ पर, ये 150 ले लो, 150 ले लो, 384 ले लो, 324 ले लो, कोई भी आप ले सकते हैं। 1131 ले लो, लेकर के आप इसका मान निकाल सकते हैं। इस प्रकार ये भुजा निकल जाती है। तीसरा इसके अंदर उदाहरण दिया हुआ है, नंबर संख्या 3। एक घनाभ की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है। घनाभ के विकर्ण की लंबाई पूछी है आपको। यहां पर देखो, यहां लिखो घनाभ की लंबाई। घनाभ की लंबाई जो दी हुई है वो दी हुई है 12 मीटर। ये 12 मीटर। घनाभ की चौड़ाई जो दे रखी है वो दी हुई है 9 मीटर। ये 9 मीटर। और घनाभ की ऊंचाई जो दे रखी है वो दी हुई है 8 मीटर। एक घनाभ की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई जो है वो 8 मीटर दी हुई है। इसमें पूछा गया आपको तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई पूछे। घनाभ का विकर्ण जो होता है ना, कोने से उस कोना मिलाने वाला सबसे लंबी भुजा होती है। ये घनाभ के विकर्ण की लंबाई। अभी आप कहते हैं हॉल की सबसे लंबी भुजा कौन सी है? तो कोने, इस कोने से उस कोने की लंबाई भुजा सबसे लंबी है। उस कोने से उस कोने की भुजा जो है सबसे लंबी भुजा है। तो ये घनाभ का विकर्ण होता है। तो आप यहां देखो घनाभ के विकर्ण की लंबाई। घनाभ के विकर्ण की लंबाई वो होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर रूट। ये घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है। घनाभ के विकर्ण की लंबाई, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर रूट। बराबर का चिन्ह लगाओ। अब लंबाई कितनी है 12। 12 का वर्ग करो प्लस का चिन्ह, 9 का वर्ग करो प्लस का चिन्ह और 8 का वर्ग कर दो का अंडर रूट। बराबर का चिन्ह।
अब आप 12 का वर्ग खोलो, 12 को 12 से गुणा करो 144 प्लस का चिन्ह, और 9 को 9 से गुणा करो 81 प्लस का चिन्ह, 8 को 8 से गुणा करो 64 का अंडर रूट। अब आप इन तीनों को जोड़ो, कितना हुआ 289 का अंडर रूट। अब 289 का वर्गमूल निकालो, किसका वर्ग संख्या है ये 17 का, 17 गुणा 17 कितना होता है 289, तो आप यहाँ दो 17 मीटर ये लिख दो। अतः घनाभ के विकर्ण की जो लंबाई जो है वो कितनी होगी 17 मीटर लंबी होगी। जो घनाभ 12 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा है और 8 मीटर ऊंचा है, तो सबसे लंबी भुजा क्या होगी 17 मीटर होगी। इस घनाभ की सबसे लंबी, अब आपका देश बोर्ड की सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है, इस कोने से उस कोने की लंबाई, ये सबसे विकर्ण की लंबाई है, ये विकर्ण की लंबाई है, ये विकर्ण की लंबाई। इधर इधर ले लो या इधर ले लो, ये घनाभ या घन के विकर्ण की लंबाई होती है। सवाल नंबर संख्या 4, एक कक्ष यानी कमरा, एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर है। 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर सफेदी कराने का व्यय पूछा है। अब आपको कमरे की 4 दीवारी पूछी है, तो आप यहां लिखो कक्ष की लंबाई, कक्ष की लंबाई जो है वो है 5 मीटर। ये कक्ष की चौड़ाई जो है वो 3.5 मीटर है, और कक्ष की ऊंचाई जो है वो है 4 मीटर है, ये 4 मीटर। कक्ष यानी कमरा, कमरे की लंबाई 5 मीटर है, कमरे चौड़ाई 3.5 मीटर है, और कमरे की ऊंचाई कितनी है 4 मीटर। वो कह रहे हैं 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर रंग कराने का वह पूछा है। तो आप यहां लिखो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब आपको कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। आपने ये 9th क्लास में पढ़ा होगा, 2 गुणा ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस क्या होता है चौड़ाई। ये कमरे के 4 दीवारी का सूत्र है। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुणा ऊंचाई कोष्टक क्या होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। बराबर का चिन्ह लगाओ, 2 का 2 लिखो, गुणा का चिन्ह। अब देखो ऊंचाई कितनी है 4, कोष्टक लंबाई कितनी है 5 प्लस कितना हुआ 3.5, बराबर का चिन्ह। 4 को 2 से गुणा करो 8, गुणा का चिन्ह। 5 और 3.5 जोड़ो कितना हुआ 8.5, गुणा कर दो। 8 पंजे 40, हंसल पाई 4 और 8 8 64, 64 4 कितना हुआ है 68। एक अंक बाद पॉइंट लगा दो, वर्ग मीटर। अब क्या पूछा है 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग कराने का व्यय। तो आप यहां लिख लो रंग का व्यय, रंग का व्यय जो भाव होता है यानी जो खर्चा होता है उस खर्चे को क्षेत्रफल से गुणा कर दो। भाव क्या दिया हुआ 20 रुपए, तो आप यहां लिखो 20 गुणा का चिन्ह कितना हो जाएगा 68 से गुणा कर दो। 0 का 0, 8 दूनी 16, सफाई 1, 12 कितना हुआ 1360 रुपए, कितना आएगा 1360। उस 4 दीवारी पर रंग कराने का जो वह है वो कितना हुआ 1360 रुपए हुआ। लास्ट एक सवाल और है 5वां, घन के पृष्ठ का परिमाप। घन का एक पृष्ठ जो होता है वो वर्ग का परिमाप होता है। घन का एक पृष्ठ का परिमाप 28 सेमी है, तो घन का आयतन ज्ञात करो। यहां लिखो घन के एक पृष्ठ का परिमाप, घन का पृष्ठ का परिमाप कितना है 32 सेमी है। कितना ये 32 सेमी है, ये 28 सेमी है। यहां पर कितना 28 दिया, 32 ले लो, वही 24 ले लो, कोई भी आप ले सकते हो। घन के एक पृष्ठ का परिमाप जो है 28 सेमी है। आपको पहले इसकी भुजा ज्ञात हो, यहां पहले हम भुजा ज्ञात करेंगे। घन का जो एक पृष्ठ होता है वो एक वर्ग का परिमाप होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा होता है। तो हमें भुजा ज्ञात करनी है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो घन की भुजा बराबर होता है परिमाप बट्टा क्या हुआ 4। परिमाप में 4 का भाग लगा दो, कितना हुआ 28 बट्टा 4 बराबर कितना हुआ 7 मीटर। कितना हुआ 7। देखो ये घन है, मान लो ये इसकी ये भुजा 7 मीटर है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। कितना हुआ 7 चौका 28, 28 मीटर जो है इसका परिमाप। परिमाप का मतलब होता है चारों ओर का घेरा होता है, ये होता है जो परिमाप। 28 बट्टा 4 कितना हुआ 7 मीटर सेमी है। तो यहाँ आप सेमी लो, सेमी है तो आप यहाँ पर सेमी लिख दो, ये सेमी, ये सेमी। यदि सेमी में तो सेमी लिख दो, मीटर में तो मीटर में लिख दो। अब आपको पूछा है घन का आयतन, तो आप यहाँ लिख दो घन का आयतन। आप यहाँ पर घन का आयतन लिखेंगे तो क्या होगा भुजा की क्यूब। घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है भुजा की क्यूब होता है। बराबर का चिन्ह 7 की क्यूब कर दो, बराबर 7 गुणा 7 गुणा 7 बराबर कितना हुआ 343 घन सेमी। ये आयतन हमेशा घन सेमी में आएगा, तो 7 गुणा 7 गुणा 7 कितना हुआ 343 घन सेमी। कल हमने
उदाहरण 5 पढ़ते हैं, आज उदाहरण संख्या 6। एक समांतर षष्ठफलक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 33,300 वर्ग सेमी है। तो समकोणिक समांतर षष्ठफलक का आयतन ज्ञात है। समांतर षष्ठफलक, समकोणिक समांतर षष्ठफलक यानी 6 फलक, जिसमें 6 फलक होता है वो घनाभ होता है। घनाभ दिया हुआ है, इसमें आपको घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। आप यहाँ लिखो घनाभ की लंबाई, यहाँ लिख लो आप 6x। अनुपात जब ये दिया हुआ 6:5:4 दिया हुआ है। अनुपात जब भी आता है साथ में x मान लो या y मान लो या z मान लो, जैसे 6x है, 5x है, ये 4x बन जाएगा। यदि 2, 3 होता तो 2x है, 3x है, ये 4x बन जाता है। 2x, 3x या 4x, या 2y, 3y या 5y, या 6r, 5r और 4r मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं आप। तो घनाभ की लंबाई जो है वो 6x है और चौड़ाई जो है वो है 5x है और ऊंचाई जो है इसकी 4x दिया हुआ है। यहाँ लिख दो आप ये 4x। घनाभ की लंबाई 6x, चौड़ाई 5x, ऊंचाई जो है वो 4x दे रखी है। और आपको दिया हुआ है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 33,300 वर्ग सेमी। ये घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है वो 33,300 वर्ग सेमी आपको दे रखा। अब आपको इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, ये यहाँ लगाओ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात का सूत्र है। अब आप यहाँ लिखो 33,300 बराबर का चिन्ह लिख दो, 2 का 2 लिख दो, लंबाई हो जाएगी 6x गुणा का चिन्ह, चौड़ाई हो गई यहाँ पर 5x, यहाँ लिख दो आप 5x प्लस का चिन्ह, और चौड़ाई हो गई 5x गुणा का चिन्ह, ऊंचाई हो गई 4x प्लस का चिन्ह, और ऊंचाई हो गई यहाँ पर ये 4x गुणा का चिन्ह, लंबाई हो गई यहाँ पर ये 6x। लिख दो 33,300 बराबर का चिन्ह 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस का चिन्ह, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस का चिन्ह, ऊंचाई गुणा लंबाई। अब आप आगे इसके आगे या का चिन्ह लगा दो, ऐसे या ये। अब 33,300 यहाँ लिखिए बराबर का ये चिन्ह, 2 का आप यहाँ 2 लिखो। अब आप इसकी गुणा करो, 6x को 5x की गुणा करो, 6x को 5x की गुणा करो, 6 पंजे कितना हुआ 30, और x को x से गुणा करो x² प्लस का ये चिन्ह। फिर 5x को 4x की गुणा करो, 5 को 4 से गुणा करो 20x² प्लस का ये चिन्ह, और 6 को 4 की गुणा करो 24x² बराबर या का चिन्ह 33,300 बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। अब आप इन तीनों को जोड़िए, 2 गुणा का चिन्ह और 30x², 20x² और 24x² को जोड़ो 4 का 4, 2 2 4 3 कितना 7, 74x² लिख दो। क्या लिखेंगे 74x²। तो आप यहाँ लिख दो ये 74x²। ये या का चिन्ह 33,300 बराबर का चिन्ह 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14x²। 148x² का मान कितना है 33,300 है। अब तो हमें x² का मान निकालेंगे, x² बराबर का चिन्ह 33,300 बट्टा का चिन्ह 148। अब आप 33,300 के अंदर आप 148 का भाग लगा देंगे। 33,300 में हम 148 का भाग लगाएंगे।
148 को हम 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 अंश पाई 1, 8 1 9 और 2 का 2, कितना हुआ 296। आप यहाँ लिख दो 296। कितनी बार गया 2 बार। घटाइए, 13 में से 6 घटाओ 7, 12 में से 9 घटाओ 3 और 2 में से 2 घटाओ 0, उतारो ऊपर से 0। फिर भी भाग 2 बार ही जाएगा, यहाँ लिख दो ये 2 बार, यहाँ लिखो 296। घटाइए, 4 का 4, 16 में से 9 कम करो 7 और 0 का 0, उतारेंगे ऊपर से 0। अब आप भाग जाएगा इसमें 5 बार, कितने हो जाएगा 5 बार। 148 को 5 से गुणा करो, 8 पंजे 40, 20 से 4 24, असल पाई 2, 5 से 2 7, यहाँ लिख दो 740, 225। तो एक्स स्क्वायर का मान जो आया कितना आया 200, ये 25, एक्स स्क्वायर का मान आ गया 225। अब आप एक्स का मान निकालेंगे तो 225 का आप अंडर रूट लिख दो, ये तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 15। ये एक्स का मान कितना आ गया 15 आ गया। अब आप यहाँ लिखो घनाभ की लंबाई। अब हमारे पास घनाभ की लंबाई जो है वो कितनी है 6x है। कितनी है 6x है। तो आप यहाँ पर लिख दो 6 गुणा x का मान कितना हुआ 15, 15 छक्का कितना हुआ 90 सेमी बन गई। ये घनाभ की लंबाई बन गई। और घनाभ की चौड़ाई जो है वो कितनी हो गई 5x है। ये 5x है तो 5 गुणा कितना हुआ 15, 15 पाँच कितना हुआ 75 सेमी बन गई ये। और घनाभ की ऊंचाई जो है वो कितनी है 4x है। तो यहाँ लिखो 4 गुणा 15 बराबर कितना हुआ 60 सेमी बन गई। तो ये घनाभ की लंबाई और चौड़ाई आ गई है। ये घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ गई। अब आपको पूछा है कि इसका आयतन ज्ञात करो, तो आप यहाँ लिखो घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बराबर का चिन्ह लगाओ। लंबाई हमारे पास 90 गुणा का चिन्ह, चौड़ाई हमारे पास 75 गुणा का चिन्ह, ऊंचाई हमारे पास 60 बराबर का चिन्ह। अब इसकी तीनों की गुणा करनी है। पहले इसकी गुणा कर लो, 6 9 54 और 2 जीरो लगा दो, ये सीधी गुणा हो गई। अब आप 75 से गुणा कर दो, ये 75 से, 0 का 0 0, 4 पंजे 20 असल पाई 2, 25 से 2 कितना हुआ 27, 0 का 0 0 का 0, 7 चौका 28 असल पाई 2, 7 पंजा 35 से 2 हो गया 37, 0 का 0 0 0, 8 7 15 असल पाई 1, 9 और 1 10 और 4 का 4, 4 0 5 0 0 0 सेमी की क्यूब। ये घनाभ का आयतन आ गया। आप इसकी आप देखो हमारे पास लंबाई कितनी है 90 अनुपात 75 अनुपात 60। अनुपात हमेशा सरलतम रूप होता है। ये 15 से करते हैं, ये भी 15 से करते हैं, ये भी 15 से करते हैं। 15 छक्का 90, 15 पाँच 75 और 15 चौको 60। ये आ गया 6 अनुपात 5 अनुपात 4। तो ये 6 अनुपात 5 अनुपात 4 दिया। अनुपात जब भी साथ में आता है, अनुपात हमेशा लंबाई चौड़ाई का सरलतम रूप होता है। तो लंबाई जितनी भी आती है इसको हम काट के हल कर सकते हैं। तो लंबाई ये 15 से करते हैं, 15 छक्का 90, 15 पाँच 75 और 15 चौको 60। तो 5 6 अनुपात 5 अनुपात 4 बन गया। तो इस प्रकार ये घनाभ का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। इसमें सवाल और भी आ सकता है 5 अनुपात 3 अनुपात 2। तो आप यहाँ लिख दो 5x 3x और यहाँ लिख देंगे 2x। इस प्रकार इसका क्षेत्रफल ज्ञात। x का मान आएगा, ये केवल x का मान आएगा। यहाँ पर जो x का मान आएगा उसको आप लंबाई से गुणा करो। 6 गुणा x है तो 6 को 15 से गुणा करो 90 और 5 को 15 से गुणा करो 75 और 4 को 15 से गुणा करो 60 सेमी आ जाता है। क्योंकि x का मान जो है 15 है, हमने x का मान निकाल दिया ये 15। तो 15 को 6 से गुणा कर दो, 15 को 5 से गुणा कर दो, 15 को 4 से गुणा। तो इस प्रकार ये घनाभ की लंबाई आ गई, घनाभ की चौड़ाई आ गई, घनाभ की ऊंचाई आ गई। फिर आपको पूछा है घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। उदाहरण संख्या 7 देख क्या पूछा गया है। एक संदूक की माप, संदूक घनाभ होता है। एक संदूक की माप 3 मीटर गुणा 2 मीटर गुणा 1.80 मीटर है। बाहर की ओर सभी फलकों पर 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से वार्निश यानी रंग कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। संदूक जो है घनाभ होता है,
घनाभ की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दी हुई है और ऊंचाई दे रखी है। आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो क्षेत्रफल आएगा उसको 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर का मतलब होता है 1 वर्ग मीटर का जो खर्चा जो है वो 12 रुपये दिया हुआ है। तो आप उसका वार्निश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। संदूक की लंबाई, संदूक की लंबाई जो है वो आपको दे रखी है 3 मीटर, ये तो आप यहाँ लिखो 3 मीटर। और संदूक की चौड़ाई जो है वो है 2 मीटर और संदूक की ऊंचाई जो है वो दे रखी है 1.80 मीटर। यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं 1.8 भी कह सकते हैं, इसको 1.8 मीटर भी लिख सकते हो आप, 1.80 भी लिख सकते हो। 1.8 कह दो या 1.80 कह दो, एक ही बात है। लिखो संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, बराबर का चिन्ह लगाइए। 2 का 2 लिखो, लंबाई हमारे पास 3 है तो 3 गुणा यहाँ आप 2 लिखिए प्लस का चिन्ह, और 2 गुणा 1.8 लिखिए प्लस का चिन्ह, और 1.8 गुणा 3 लिख दीजिए, यहाँ पर 3 लिख दो। अब आप इसकी गुणा करो, बराबर का चिन्ह 2 कोष्टक 3 को 2 की गुणा कर दो, 3 दूनी 6 प्लस का चिन्ह। 18 को पहले 2 की गुणा कर दो, 18 का 18, 18 दूना 36, ये 36। अब आपको यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है तो एक अंक बाद यहाँ पर आपको पॉइंट लगाना। यदि आप पॉइंट नहीं लगाओ तो क्या हो जाएगा, ये 36 बन जाएगा। पॉइंट लगाना बहुत ज़रूरी है। 1.8 को 2 से गुणा करो 3.6 प्लस का ये चिन्ह, और 1.8 को 3 से गुणा करो, 18 या 54 होते हैं, 5.4 लिख दो, बराबर का चिन्ह 2 गुणा का चिन्ह। अब इन तीनों को वापस जोड़िए, 6.0 लिख दो, 3.6 लिख दो और 5.4 लिख दो। 6 4 10, असल पाई 1, यहाँ पॉइंट का पॉइंट लगा दो, ये 7 3 10 5 कितना हुआ 15, यहाँ लिख दो आप 15, ये 15। 15 को 2 से गुणा कर दो 30 वर्ग मीटर। ये संदूक का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल है, एक संदूक का जो ये बाहरी पृष्ठ। अब वो कह रहा है, ये पूछा है आपको कि 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से वार्निश कराने का व्यय। तो आप यहाँ लिखो वार्निश, यानी वार्निश का मतलब होता है रंग, वार्निश, वार्निश यानी रंग, रंग का व्यय, रंग का व्यय आपको 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। 12 गुणा का चिन्ह और 30 से गुणा कर दो, जितना भी क्षेत्रफल आता है उसको खर्चे से गुणा कर दो। 12 3 कितना हुआ 36, 360 रुपये इसका खर्चा आ जाएगा। तो वार्निश या रंग कराने का व्यय जो है 12 रुपये है, 12 को 30 से गुणा कर दो, 12 यानी 36, 360 रुपये इसका रंग कराने का व्यय आ जाता है। ये लास्ट एक सवाल और बचा है आपके पास में। धातु की 3 समान कोर, धातु का 3 घन है जिसकी समान कोर की लंबाई 3 सेमी और 5 सेमी और 4 सेमी है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। इस घन की कोर की लंबाई ज्ञात करो, यानी इस घन की भुजा। देखो ये 3 घन है, देखो एक घन ये है, ये इसकी भुजा जो है वो 3 सेमी है। एक घन ये है, इसकी भुजा जो है 4 सेमी है। एक घन ये है जिसकी भुजा जो है वो 5 सेमी है। इन तीनों को पिघला करके एक बड़ा घन बनाएंगे। ये इसको तीनों को मिला करके एक बड़ा घन बनाया जाएगा। इस घन का आयतन ज्ञात करना है। इस घन का आपको आयतन ज्ञात कीजिए और इस घन की भुजा कितनी होगी ये बताना है आपको। तो आपके सामने ये आपको मालूम है कि 3 घनों को पिघलाना, पिघलाने का मतलब है उसका आयतन होता है। किसी चीज़ को आप भरते हैं, लिक्विड होता है, वो आयतन कहलाता है। ये इसका आयतन है। पहले इसका आयतन ज्ञात करो, इसका आयतन ज्ञात करो, इसका आयतन। इन तीनों का जो आयतन आएगा ये बड़े वाला धातु जो है आयतन ले लेगा। मान लो एक लोटे का पानी है, दूसरे लोटे का पानी है, इन तीनों लोटे का पानी से बाल्टी में डालेंगे तो इन तीनों का आयतन इस बाल्टी ने ले लिया है। तो इसका मतलब इन तीनों का जो आयतन है ये बन जाएगा। तो पहले आप तीनों का आयतन निकालो, यहाँ लिखो पहले घन की भुजा, पहले घन की जो भुजा जो है वो 3 सेमी है, ये 3 सेमी। घन का आयतन, पहले आयतन निकाल दो। आयतन जो होता है वो भुजा की क्यूब, बराबर का चिन्ह 3 की क्यूब बराबर हो जाएगा 27 सेमी की ये क्यूब बन जाएगा। ये पहले घन का आयतन बन गया। अब लिखो दूसरे
घन की भुजा, दूसरे घन की जो भुजा जो है वो कितनी है, 4 सेमी है। आपको इसका भी आपको आयतन ज्ञात करना है। आयतन होता है भुजा की क्यूब, यहाँ लिख दो भुजा की क्यूब, यहाँ लिख दो 4 की क्यूब बराबर कितना हुआ 64 सेमी की क्यूब, ये भी आ गया। और यहाँ लिखो तीसरे घन की भुजा, तीसरे घन की भुजा जो है वो कितनी है 5 सेमी है। तीसरे घन का भी आप आयतन ज्ञात कर लो, यहाँ लिख लो भुजा की क्यूब, यहाँ लिख लो भुजा की क्यूब बराबर 5 की क्यूब बराबर हो जाएगा 125 सेमी की ये क्यूब। ये पहले घन का आयतन आ गया, ये दूसरे घन का आयतन आ गया, ये तीसरे घन का आयतन। अब आप यहाँ लिखो बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन या नए घन का आयतन। यहाँ आप बड़े घन का आयतन भी लिख सकते हो या नए घन का आयतन, बड़े घन का आयतन। तो अब बड़े घन का बताओ आयतन कितना हुआ, इन तीनों को जोड़ दो, 27 प्लस 64 प्लस कितना हुआ 125 बराबर कितना हुआ 216 सेमी की ये क्यूब। ये नए घन का आयतन बन गया। कि इसका कितना आया 27 आ गया, इसका आ गया 64 से कितना आ गया 125, तीनों को मिलाओ कितना हुआ 216। ये बड़े घन का आयतन है, अर्थात ये नए घन का आयतन है। तो बड़े घन का आयतन अर्थात नए घन का जो आयतन हो गया कितना हो गया 216। अब आपको इसकी नए घन की भुजा ज्ञात करनी है कि इसकी भुजा कितनी होगी। तो इसका मतलब आपको नए घन का आयतन दिया हुआ है और भुजा ज्ञात करनी है, तो आयतन का सूत्र लगा दो। यहाँ लिखो नए घन का आयतन, नए घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब, यहाँ लिख दो भुजा की क्यूब। नए घन का जो आयतन होता है वो भुजा की क्यूब होता है। अब बताओ आयतन कितना है 216, यहाँ लिख दो आप ये 216 बराबर का ये चिन्ह लगा दो और आगे लिख दो आप ये भुजा की क्यूब, यहाँ लिख दो भुजा की क्यूब। अब भुजा की क्यूब का मान कितना आ गया 216 बन गया। जैसे भुजा स्क्वायर का मान, ये भुजा स्क्वायर का मान जो है वो 25 होता है, तो भुजा का मान क्या होता है 25 का अंडर रूट बनता है। अब आपको यहाँ पर भुजा की क्यूब दे रखा है, तो भुजा की क्यूब का मान 216 है, तो भुजा का मान क्या होगा, भुजा का मान हो जाएगा 216 का घनमूल। ये घनमूल का चिन्ह होता है, ये घनमूल 216 का घनमूल। तो भुजा का मान कितना हो जाएगा 6 सेमी, यहाँ लिख दो 6 सेमी, ये 6 सेमी। तो नए घन की जो भुजा जो है कितनी होगी 6 सेमी होगी। तो नए घन का जो आयतन है वो भुजा की क्यूब है। 216 बराबर क्या हुआ भुजा की क्यूब। अब 216 भुजा की क्यूब के बराबर है, तो भुजा के बराबर क्या होगा 216 का घनमूल। इसको घनमूल पढ़ा जाता है, इसको वर्गमूल पढ़ा जाता है। तो 216 का घनमूल अर्थात भुजा बराबर 6 सेमी है, यानी 6 का घन जो है 216 होता है। तो अतः भुजा कितनी हो गई 6 सेमी बन गई। इस प्रकार आपकी ये प्रश्नावली के 1 से लेकर के 8 तक उदाहरण आपको रफ कॉपी में हल करके कल मुझे चेक कराने हैं। धन्यवाद।